मैं हरनाथ सिंह, देमरा इंटर कॉलेज कुराबली मैनपुरी। आज आपके लिए कक्षा 12 में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग से संबंधित है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़े, परपथीय नियम को पढ़ा, परपथीय नियम का एक अनुप्रयोग भी किया था। आज हम आपको जो परपथीय नियम का अनुप्रयोग बताएंगे वो होगा लंबी प्रणालिका के कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ साथ टॉरॉइड के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और अंत में हम आपको ये बताएंगे कि किसी धारावाही लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर वॉल्यूम कितना लगता है और उसका व्यंजक कितना होता है। तो चलिए आज हम आपको सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि प्रणालिका होती क्या है। लंबी प्रणालिका का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रणालिका जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो और लंबाई बहुत अधिक हो, इस टाइप से। ये वास्तव में है क्या? स्थिति ये है कि एक हमने कोई ये जैसे ये कागज है, ये इस टाइप से, इसके ऊपर हमने क्या किया, तारों को लपेट लिया। तो ये किसका कार्य करेगी? एक ये प्रणालिका का कार्य करेगी। इसमें इस तरह से धारा बह रही है, ये यहाँ पे ये तो यहाँ पर धारा प्रवेश कर रही है, तो इसको हम इस टाइप से भी बना सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, तो इसको हम क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित कर रहे हैं, धारा प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर धारा आ रही है, तो यहाँ पे इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है। अब आई को हमने मान लिया, इसमें आई को माना है एक लूप में बहने वाली धारा, एक चक्र में या लूप में बहने वाली धारा। और स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसके साथ साथ इसमें हम ये भी मान लेंगे कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। और हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत लंबी प्रणालिका है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाहर इसके चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बहुत क्षीण होगा, और यहाँ पर हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर हमने मान लिया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आयताकार लूप लेते हैं इस तरह से। ये A B C D एक आयताकार लूप लिया, लूप या कहिए बंद A B C D, A B C D।
इसकी लंबाई L, यहाँ से यहाँ तक लंबाई L है, L, तथा चौड़ाई B। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक B है, ये L है यहाँ से यहाँ तक, और ये B है, ये लंबाई B है। अब देखिए ये हमारा जो आयताकार बंद परपथ है, या आयताकार, ये हमने एक काल्पनिक लूप लिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एम्पियर परपथीय नियम को लगाएंगे। तो देखिए एम्पियर परपथीय नियम से इसके लिए ABCD B डॉट DL। DL क्या है, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लिया हमने, L लंबाई का, अल्प लंबाई का एक एलिमेंट लिया। B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे सबकी जगह से इसको हम ऐड कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको, इस लूप को हम 4 भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे? इस टाइप से, एक तो होगा A से B डॉट DL, प्लस एक होगा B से C, B डॉट DL, प्लस एक होगा C से D, B डॉट DL, प्लस एक होगा D से A, B डॉट DL। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब इसको हम देखेंगे B से DL तक। देखिए ये तो A से B होगा, और B DL cos, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों की दिशा एक ही होगी, तो इस वजह से cos 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए B से C, B DL। देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे इस तरह से होगा, और ये इसकी लंबाई जो DL होगा वो इस तरह से होगा। तो इनके पीछे 90 अंश का कोण होगा, तो cos 90 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे प्लस B C से D तक, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो 0 इंटू DL, और cos जो होगा वो आप 180 अंश के करीब होगा, लेकिन फाइनली हमारा इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए D से A, B DL, और देखिए यहाँ पे भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र होगा, और ये नीचे की तरफ आ गया, तो ये cos 270 होगा, इस तरह से। तो आप ये देखेंगे इसमें ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, इसमें B कॉमन होगा, यहाँ से यहाँ तक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये नियत होगा, तो B राशि को हम बाहर निकाल लेंगे, A से B DL, और इसका मान होगा B इंटू L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो L है। तो ये निकल के आया रिजल्ट 5B DL ABCD इक्वल टू B इंटू L। अब दूसरा इसका पक्ष लेते हैं। एम्पियर्स प्रमेय से ये किसके बराबर होगा, ABCD इक्वल टू म्यू जीरो इंटू इतने लूप में, इतने में बहने वाली धारा, तो इसमें N इंटू L इंटू I, ये इसके बराबर होगी। ये कुल धारा होगी, टोटल धारा होगी ये। तो इसमें इसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो B इंटू L इक्वल टू म्यू जीरो N I L, L से कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर म्यू जीरो
Ni। ये समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, सब जगह ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये निकल के आया B = μ0 Ni/N, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हमें सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम एक इसका जनरल सूत्र लेंगे, जिसका आपके यहाँ निगमन नहीं है, आपके कोर्स में निगमन नहीं है, लेकिन हम उस सूत्र से हम परिचित करा देते हैं। देखिए वो क्या होगा, जिसको हम ये कहेंगे कि परिमित लंबाई का कोई प्रणालिका है, नियत लंबाई की कोई प्रणालिका है, उसके अंदर उसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिए ये यहाँ पे धारा प्रवेश कर रही है और यहाँ पर धारा निकल रही है। ये इसका अक्ष है और इस बिंदु P पर हमने ये कोण ले लिया θ1 और ये कोण होगा यहाँ से यहाँ तक θ2। तो P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। इसका हमें निगमन नहीं हमें बताना है, कोर्स में से बाहर है, हमें केवल इसका सूत्र से परिचय कराना है। अब देखिए पहला केस, जब प्रणालिका बहुत बड़ी हो, अनंत लंबाई, तो क्या हुआ। तो देखिए उस केस में जो θ1 होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा और θ2 जो टेंस टू 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अनंत के लिए तो ये 0 होगा ही, लेकिन उससे कम के लिए ये लगभग 0 के बराबर होगा, ये 180 के बराबर होगा। तो ये B कितना हो जाएगा, B = μ0 Ni/2 cos 0 माइनस cos 180। तो ये निकल के आएगा μ0 Ni/2 और ये 1 माइनस -1, तो ये हो गया μ0 Ni/2 और 2 से 2 कैंसिल निकल गया, तो B = μ0 Ni। हमारा वही रिजल्ट निकल के आ गया जो हमने पीछे निकाला था, ये रिजल्ट निकाला था। अब बात आती है, दूसरा केस आता है कि अनंत लंबाई की प्रणालिका है, बहुत लंबी प्रणालिका है, उसके एक सिरे पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखिए जैसे ये प्रणालिका है, बहुत लंबी है, ये अनंत लंबाई की इस तरह से, और हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये प्रणालिका है इस टाइप से, ये प्रणालिका है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर। तो अगर हम ये बिंदु P ये लेंगे, P बिंदु पर, तो क्या होगा, इसमें एक सिरे पर निकालने के लिए हमारा जो θ1 होगा वो 90 हो जाएगा और θ2 टेंस टू 180 होगा, 180।
तो इसमें हम मान रख देंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 NI अपॉन 2 cos 90 माइनस cos 180। तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, इसका मान जो होगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो म्यू 0 NI अपॉन 2। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर बहुत लंबी या लगभग हम ये कहें कि अनंत लंबाई की कोई प्रणालिका है इस टाइप की प्रणालिका है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा म्यू 0 NI, और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन 2, और इस बिंदु पर इसके एक सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन 2। ये हमने इस तरह से इसके निष्कर्ष निकाले। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और आप इसको भी समझ लें और इसको डिफरेंट केस में समझ लें। अब आता है टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए टॉरॉइड क्या होता है? कुछ नहीं होता है, प्रणालिका को हम क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। लंबी प्रणालिका है उसको हमने मोड़ दिया और उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये देखिए इस तरह से ये R त्रिज्या क्या है क्या वास्तविक स्थिति इसकी ये है। इसको मोड़ दिया है इस टाइप से, तो ये R त्रिज्या का ये बन गया और यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस तरह से। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B और यहाँ हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl। तो इसमें हम सर्कुलेटर लॉ लगा देंगे, एम्पियर सर्कुलेटर लॉ, और इसमें हमें ये पता चल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो I इसमें वैद्युत धारा हो जाएगी और स्मॉल n हो जाएगा कैपिटल N अपॉन 2πr। कैपिटल N क्या है? इसमें कुल फेरों की संख्या है। इसको हमने यूं मोड़ के बना दिया। अब देखिए हम एम्पियर सर्कुलेटर लॉ लगाएंगे, तो इसके हिसाब से क्या होगा, एम्पियर परपथीय नियम B डॉट dl बराबर म्यू 0 I टोटल। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे इसको B dl cos 0 इक्वल टू म्यू 0 I टोटल। तो ये देखिए हो जाएगा, इसमें B बाहर आ जाएगा, ये dl इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई की टोटल कितना होगा, एक लूप में बहने वाली धारा होगी हमारी I इंटू 2πr इंटू n क्या है, एकांक आयतन में फेरों की संख्या। तो जब हम इसको निकालेंगे तो b इंटू इसका मान भी 2πr होगा, जब इसको जोड़ेंगे इक्वल टू म्यू 0 I इंटू 2πr इंटू n। तो 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो निष्कर्ष वही हमारा निकल के आएगा b इक्वल टू म्यू 0 NI, जो हमने पीछे प्रणालिका के कारण हमने ज्ञात किया था। अब बात आती है, इसी में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि
अगर कोई धारावाही लूप है उसको हमने किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तैसे ही उसके घूमने के कारण उस पर बलयुग्म कार्य करेगा, और उस बलयुग्म का क्या व्यंजक होगा, क्या सूत्र होगा। तो देखिए हमने ये समान चुंबकीय, देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें एक PQRS धारावाही लूप रखा हुआ है। ये इस तरह से PQRS धारावाही लूप है, PQRS, इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। I इसमें बहने वाली धारा है, इस तरह। अब देखिए I बहने वाली धारा है, इससे क्या होगा, जब ये धारा बहेगी तो इन भुजाओं पर, किस भुजा पर, PS पर और QR पर बल कार्य करेगा। ये बल कैसा होगा, अधिकतम होगा, और इस भुजा पर SR पर और PQ भुजा पर बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है। तो PS भुजा पर कार्य करने वाला बल बराबर होगा RQ भुजा पर कार्य करने वाला बल, और ये बराबर होगा I बहने वाली धारा, L लंबाई, B इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा कैसा होगा, लंबवत होगा। तो इस तरह से ये ILB बल होगा। ये बल कैसे होंगे, परिमाण में तो बराबर होंगे परंतु दिशा में विपरीत होंगे। तो इन बलों को हम ले लेते हैं F1, इस वाली भुजा पर लगने वाला बल, बराबर F2, इनके जो परिमाण होंगे वो होंगे ILB। अब जब हम इसमें जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो स्थिति ये इस तरह की कुछ होगी। ये देखिए जैसे इसमें हमने धारा प्रवाहित की इस तरह से यूँ होगी, इस तरह से यूँ। तो अगर हम इधर इससे कोई ऐसे देखते हैं, जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यूँ स्थिति होगी, ये स्थिति। तो देखिए इसको एक दूसरा एक चित्र और बनाते हैं। इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र है, समान चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए ये S और R एक जगह होंगे और P और Q एक जगह होंगे, ये लंबाई B होगी, इस तरह से। इस पर बल इधर की तरफ लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसको हमने मान लिया F1 इक्वल टू ILB, ये होगा F2 इक्वल टू ILB। ये परिमाण में बराबर है और इनके बीच लंबवत दूरी जो है वो कितनी होगी, इसको हम निकाल लेंगे। ये थीटा कोण हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हुआ, और ये अविलंब है। अविलंब इसका लूप के तल का अविलंब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाना है। थीटा क्या है, लूप के तल के अविलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच को। अब देखिए
अब इसमें हमें ये देखना है, ये थीटा हो गया, ये इस तरह से हमने निकाल लिया। जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तैसे क्या करेगा, ये घूमने का प्रयास करेगा। तो दो बल लगने लगे, इसको हम बोलेंगे बलयुग्म। अब हम इसका निकालेंगे आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, आघूर्ण टॉ बराबर होगा, ये दोनों बल बराबर हैं लेकिन कुछ दूरी पर लग रहे हैं, तो कोई सा एक बल गुणित उनके बीच लंबवत दूरी, अब देखिए टॉ बराबर इनके बीच बल लग रहा है, एक बल है ILB। ये बल परिमाण में बराबर है परंतु एक दूसरे के विपरीत है, और इनकी प्रवृत्ति क्या है, इसको लूप को घुमाने की है, इनटू इनके बीच लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है, इसको हम ले लेते हैं PQ, ये O हो गया। तो ये इसको ये दूरी B यहाँ से आता है, तो ये हो जाएगी B साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये B साइन थीटा। तो टॉ बराबर ILB B साइन थीटा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये राशि क्या होगी, ये इसका क्षेत्रफल है। तो टॉ इज इक्वल टू I इंटू ए बी साइन थीटा, जहाँ A बराबर क्या है L इंटू बी, इसका क्षेत्रफल है। अगर इसमें n फेरे हैं, इसमें n फेरे हैं, तो टॉ इज इक्वल टू n फेरे हैं, तो टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक यहीं से निकाल लेंगे, न्यूटन मीटर। ये इसका मात्रक न्यूटन होगा, इसका मात्रक मीटर होगा, तो ये होगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर। अब देखो जब हम इसकी तुलना किससे करें, जब कोई वैद्युत द्रुव किसी समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है, तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है PE साइन थीटा। ये भी कुछ इसी तरह की राशि है। इस राशि को एक अलग नाम से हम प्रकट कर देते हैं, जिसको लिखते हैं टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, जहां m बराबर NIA। ये क्या हुआ, इस लूप का बल, इस लूप का चुंबकीय द्विध्रुव हुआ, इस लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए इस तरह से हमने इसका व्यंजक निकाल लिया। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, इस जो हमने अभी तक पढ़ा, इसका हम उपयोग करते हैं धारामापी बनाने में। धारामापी को हम अमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे इस सिद्धांत का उपयोग होता है। अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, अधिकतम बल आघूर्ण होगा टॉ इज इक्वल टू NIAB। ये अधिकतम होगा जब हमारा थीटा कितना होगा, 0 होगा। थीटा किस किस के बीच में कोण है, जो लूप का तल है, ये लूप का तल का अभिलंब और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है। अब बात आती है इसमें हमने सीखा क्या, इसमें हमने ये देखा कि बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक हमने ज्ञात किया। इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, धारामापी और उनमें करेंगे। अब होमवर्क के लिए आप ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या अंतर होता है और इनमें क्या समानताएं होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।